नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं दोस्तों। कितने? 3 दिन दोस्तों। उससे संबंधित हमने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी थी। हमने अब 12 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए मित्रों। कितने? 12 मॉडल पेपर। आज हमारा मॉडल पेपर 13वां है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक वो मॉडल पेपर सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर आप लोग देख लीजिए। इस मॉडल पेपर के अंदर यानी कि 13वें मॉडल पेपर के अंदर, आज के मॉडल पेपर के अंदर मैं बता देता हूं आपके स्पेशली करंट अफेयर को, जीके जीएस और साइंस, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को इस मॉडल पेपर के अंदर मिलेंगे। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक वॉच करना है दोस्तों। ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं बिना देरी करे स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन 401। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। लाइव क्लास आ चुकी है, सभी मित्रों को बता दें अपने। जल्दी जल्दी से वीडियो शेयर करें। जल्दी से दोस्तों सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन आपके लिए विपिन चंद्रपाल, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा अरविंद घोष और चौथा महात्मा गांधी। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। इसके विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों अरविंद घोष ने। किसने सही ऑप्शन टिक किया? ईमानदारी से बताएं। थंब इमोजी क्रिएट करें सभी बच्चे। देख रहा हूं बहुत सारे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। गुड, अपनी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। सभी मित्रों को बता दें आज हमारा 13वां मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों, मतलब 12 कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से वीडियो को करें शेयर अपने सभी मित्रों में। प्रश्न नंबर 402। लोग सॉरी यहां पर दोस्तों आपके लू है, मतलब खून। यहां पर दोस्तों लोह लिखा हुआ गलत टाइप हो गया। ये लोह यहां पर लिख देता हूं, लोह है ना। लोह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया है दोस्तों? अकबर ने, बलबन ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। दोस्तों वहां गलत टाइप हो गया, वहां पर आप लोह पढ़ेंगे ना। लोह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें। यह किया है दोस्तों मामलुक वंश के नवे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों। किसने? बलबन ने दोस्तों। ऑप्शन बी। कौन कौन ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं? क्या बात है, सभी ने फटाफट से ऑप्शन टिक भी कर दिया है। मतलब कि क्वेश्चन आते ही सब लोग क्रैक कर देते हैं। क्या बात है दोस्तों, अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखें। प्रश्न नंबर 403 लगना चाहिए दोस्तों, आज धनतेरस है दोस्तों। जल्दी से प्रश्न नंबर 403 का जवाब दें। भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लोकसभा में, वित्त आयोग में, राज्यसभा में या फिर संसद के दोनों सदनों में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा। भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। यह होता है दोस्तों किसमें? सबसे पहले किसमें होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों लोकसभा में दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, समुद्रगुप्त को या स्वामी रामतीर्थ को? इजी सा प्रश्न है। आई थिंक सभी ने जवाब दे दिया है, बहुत अच्छे। जल्दी से वीडियो करते रहे दोस्तों शेयर सभी मित्रों में। आज हमारा मॉडल पेपर 13वां है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगर क्वेश्चन को ऐसा घुमा दिया जाए तो भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो बताइए क्या जवाब होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद को। लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इस प्रश्न का समुद्रगुप्त जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और अंत में सभी स्टूडेंट बताकर जाएंगे ईमानदारी से कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं मित्रों। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? पहला भारत में मैसूर युद्ध लड़ा गया था, वो किन किन के बीच में? ब्रिटिश और मिर्जाफर के बीच में, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला खान के बीच में,
ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिनको इसका जवाब आता है दोस्तों। जल्दी से बताएं दोस्तों, मैसूर का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? क्या बात है, कोई ऑप्शन ए टिक कर रहा है, कोई बी टिक कर रहा है। सभी बच्चे एग्जैक्ट आंसर टिक करें, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से दोस्तों सभी बच्चे बताएं क्या सही जवाब रहेगा। यह युद्ध लड़ा गया था दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। किसके बीच में? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। यह युद्ध कब तक चला, तो डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1767 से लेके 1767 से लेके 69 यानी 1769 तक यह युद्ध चला दोस्तों। और दोस्तों यह युद्ध क्यों हुआ, तो इसका कारण हुआ था दोस्तों मद्रास में हमारे अंग्रेजों की आक्रमणकारी नीतियों की वजह से यह मैसूर का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब कहां तक चला था? 1767 से लेके 1769 तक यह युद्ध चला गया था दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें, जल्दी जल्दी से वीडियो करें शेयर दोस्तों अपने सभी मित्रों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इस वीडियो को कर दें शेयर दोस्तों। आज हमारा 13वां मॉडल पेपर है, जल्दी से वीडियो को शेयर करें। प्रश्न नंबर 406 देखिए, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? बहुत ही इजी सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा रुहेलखंड, तीसरा अवध, चौथा बुंदेलखंड। क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? वो क्षेत्र है दोस्तों एमपी का उज्जैन। कौन सा क्षेत्र है? उज्जैन दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। क्या बात है, बहुत सारों ने ए टिक किया है, किसने बी भी टिक किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको और बता देता हूं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर जल्दी आपके लिए उसकी भी क्लासेस लग जाएंगी दोस्तों। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब आया आपके सामने करंट अफेयर से बहुत ही तड़कता धड़कता शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन का है, हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? जल्दी से बताइए, सागर शक्ति, संग्राम, प्रबल या फिर अचल? क्या सही जवाब रहेगा? हाल में ही भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। वो है दोस्तों संग्राम। क्या है दोस्तों? संग्राम। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 408। प्रश्न नंबर 408 देखिए, ये सीरीज कंप्लीट कीजिए। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, सभी बच्चे उड़ा दें इस क्वेश्चन को देखते ही। क्या सही जवाब होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आ जाना चाहिए। क्या सही जवाब होगा? क्या बात है, कोई सी ऑप्शन कर रहा है, कोई डी टिक कर रहा है। एग्जैक्ट ऑप्शन टिक करें मित्रों। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, इनको आप 4-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4-4 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। अब यहां पर देखिए सी है, सी के बाद अगर डी ई, सी के बाद आप क्या करेंगे? सी डी ई, यानी कि हमारी श्रृंखला बन रही है सी डी और ई और एफ। पहली श्रृंखला 4-4 में आपको तोड़ना है। पहले में ये बनेगा सी डी ई एफ, दूसरे में भी यही बन रहा है सी डी ई एफ, और तीसरे में भी यही बन रहा है दोस्तों सी डी ई एफ। तो आप देख लीजिए इस ऑप्शन की जगह क्या आएगा? सी के बाद डी, पहला आ रहा है डी, ठीक है, डी ई, उसके बाद आएगा एफ, डी के बाद आ गया अपना एफ आ गया, ठीक है। यहां पर स्पेस कम बच गया है, मैं एक बार वापस रफली टिक करता हूं इसको। हाँ, इस ब्लैंक में आएगा डी, ठीक है, आगे बढ़िए। ई के बाद आता है एफ, ये एफ आ गया, ये 4 का हमारा टुकड़ा बन गया। अब देखिए वापस सी डी, फिर वापस क्या आएगा? ई, ई आ गया इस वाले ब्रैकेट में, एफ, उसके बाद वापस देखिए सी, सी डी ई आ गया, इसके बाद ई एफ। अब ये कहीं दिख रहा है क्या? डी एफ ई सी ई, डी एफ ई सी, हमारा दूसरा ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगर
इस क्वेश्चन को अभी भी किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 409वां प्रश्न देखिए, 409। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? कनाडा, अमेरिका, चिली या फिर केन्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? अभी हाल में ही बना है, जल्दी से बताएं सभी मित्र। वो देश था दोस्तों चिली। कौन सा देश था? चिली। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 410वें प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। एक्सेल की वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? मैं क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं। एक्सेल की वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? हैंगिंग, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या फिर हॉरिजॉन्टल? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक्सेल की वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वो होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है? पोर्ट्रेट। कंप्यूटर संबंधित यह क्वेश्चन था, बहुत सभी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन टिक किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों जल्दी से वीडियो कर दें शेयर दोस्तों सभी मित्रों में, और वीडियो को जल्दी जल्दी से करें लाइक। सभी मित्र वीडियो करेंगे लाइक और वीडियो करेंगे शेयर दोस्तों। आज हमारा मॉडल पेपर 13 है, सभी मित्रों में शेयर कर दें वीडियो को। इस प्रश्न का जवाब दें। इस प्रश्न का जवाब दें। ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिनियम कब पारित किया था? पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1947, दूसरा ऑप्शन है 13 जून 1945, तीसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 1948 और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 1946। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को चूकना नहीं है, फोड़ना है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, फोड़ना है दोस्तों। इसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिनियम पारित किया था 12 जुलाई 1947 को। कब पारित किया? 12 जुलाई 1947 को। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं? थंब इमोजी क्रिएट करें जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सभी मित्र थंब इमोजी क्रिएट करें ईमानदारी से जिसने ऑप्शन ए टिक किया है। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 412 देखिए। पादप हार्मोन जिब्रेलिप्स की खोज किसने की थी? डार्विन ने, मिलर ने, कुरोसावा ने या फिर बर्ग ने? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पादप हार्मोन जिब्रेलिप्स की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी जल्दी से बताएं क्या सही जवाब रहेगा। दोस्तों जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहे सभी मित्रों में। इस हार्मोन की खोज करी थी दोस्तों डार्विन ने नहीं करी थी, कुरोसावा ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी? इसका नाम क्या है? इसका नाम ही अलग ही है, इच कुरोसावा। इसने इसकी खोज करी थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 413। इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों, जल्दी से जवाब दें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिका पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिका पदार्थ कौन सा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? जल्दी से जवाब दें। सभी मित्र बताएंगे क्या सही ऑप्शन रहेगा। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों डीएनए। कौन कौन ऑप्शन है टिक करें? क्या बात है, क्वेश्चन को आने से पहले आप लोग क्रैक कर देते हैं। बहुत ही शानदार अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य की ओर सभी बच्चे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनके गलत आ रहा है वो बच्चे डीमोटिवेट ना हो, आगे और भी क्वेश्चन है आप उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अपने आप को डीमोटिवेट फील ना करें दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 3 दिन बचे हैं दोस्तों, 3 दिन में दिन रात एक करनी है। डेली 8 बजे क्लास चलेगी आपके लिए दोस्तों, और एसएससी जीडी की क्लास भी ऐसे ही चलेगी। आप लोगों को बस कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहना है, और टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रश्न का जवाब दें। 414 प्रश्न का जवाब दें। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं मित्रों? कमेंट सेक्शन में बताएं। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए? पहला ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय, दूसरा गोकुल भाई भट्ट, तीसरा हीरालाल शास्त्री, चौथा जयनारायण व्यास। कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं?
सभी बच्चे बताएं। ये लिखे गए हैं दोस्तों आपके हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही टिक रहेगा। ए ऑप्शन वाले गलत हैं, बी ऑप्शन वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, सी वाले बिल्कुल सही है भाई। सी वाले अपनी लक्ष्य की ओर एकदम सीधे से सही रास्ते से अग्रसर हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दोस्तों 12 मॉडल कंप्लीट पेपर हो चुके हैं। जल्दी से जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट सीरीज देखिए, वहां पर लिंक दिया गया, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है दोस्तों? जल्दी से बताएं, क्या सही रहेगा दोस्तों? वुलर, दल, सांबर या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है दोस्तों? वुलर, दल, सांबर या इनमें से कोई नहीं? जो ऑप्शन ए टिक करे भाई वो तो पहले से हो जाइए गलत। ये तो मीठे पानी की झील है मित्रों। कौन सी मीठे पानी की झील है? बी बताइए, सी बताइए, डी बताइए। जो सी टिक करे वो बिल्कुल सही है। सांबर झील दोस्तों राजस्थान में है, ये सांबर झील दोस्तों, बस्सी जयपुर में। आप लोग ध्यान में रखेंगे एक चीज और इंपोर्टेंट दोस्तों, भारत का 8.9% नमक इसी सांबर झील से उत्पादित होता है और राजस्थान का 99% नमक उत्पादन यहीं से होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सांबर झील के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न जवाब दीजिए इस प्रश्न का। वुलर झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, निम्न में से किन राज्य में स्थित है ये? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। वुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर जिले में। कौन कौन ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं भाई? थंब इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से, जिसने भी ऑप्शन बी टिक किया है। बहुत सारे ए भी टिक कर रहे हैं, कोई बी टिक कर रहा है। बी टिक करने वाले बिल्कुल सही हैं। आप लोग बी ऑप्शन बहुत अच्छा टिक करें मित्रों। इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जल्दी जल्दी से दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे अपने सभी मित्रों में। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह इस वीडियो को शेयर करते रहे दोस्तों। 13 मॉडल पेपर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों कि आप। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से किसी प्रकार का कैसा भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग वहां बेझिझक होकर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा आपके अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है तो। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? क्या बात है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का है, एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का अध्यादेश जारी किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करेंगे क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। डॉल्फिन प्रोजेक्ट लागू करने वाला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु दोस्तों। ऑप्शन सी। कौन कौन ईमानदारी से बताएंगे ऑप्शन सी टिक करें। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोग एक चीज और देखें दोस्तों तो इसमें नहीं, आगे वो आगे वाले क्वेश्चन में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 318 देखिए, 418 प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा? अगर दोस्तों इसमें एक चीज, इस प्रश्न में एक चीज और आप लोग ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। इसमें ये कौन सा हमारा 417 वाले में, हाँ दोस्तों इसमें दोस्तों आपको ये अमाउंट भी ध्यान रखना है, कितनी लागत में ये शुरू किया गया है दोस्तों। तो आप लोग ये अमाउंट भी ध्यान रख लीजिए, 8.13 करोड़ की लागत में, 8.13 करोड़ की लागत में शुरू किया गया था दोस्तों 2023 से 2024 के दौरान तक। अब बढ़ते हैं 18 प्रश्न की तरफ देखिए, 418वां। अब इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, सभी अनुच्छेद को सभी बच्चों को डिस्क्राइब करना है। चारों अनुच्छेद को आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हर एक अनुच्छेद के बारे में। 418वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 61? कमेंट सेक्शन में बताएं। पहले तो इस प्रश्न का हम सही जवाब टिक करेंगे, अनुच्छेद 51। किसने ईमानदारी से बताया, किसने टिक किया है? अनुच्छेद 51 किसने टिक किया है? ईमानदारी से बताएं। अनुच्छेद 51 इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब हम पहले अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं
कि हमारा अनुच्छेद 52 किसके बारे में बताता है? हमारा अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है दोस्तों। किसके बारे में? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और हमारा अनुच्छेद 91 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 91 बताता है डिप्टी चेयरमैन की शक्ति के बारे में। सभी मित्र ध्यान रखेंगे, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 52 बताता है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अनुच्छेद 91 बताता है हमारे डिप्टी चेयरमैन की शक्ति के बारे में। अब बचा हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 बताता है राष्ट्रपति के महायोग से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महायोग से। और अनुच्छेद 51 तो हम देख चुके हैं दोस्तों, भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो आपके सामने चारों अनुच्छेद को मैंने डिस्क्राइब कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक जो नए जुड़े हैं वो जल्दी से वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें, 419वें प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। 419 वाला, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाजीराव विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को या फिर राजा राम को? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब रहेगा। मराठा का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। और मराठा राज्य का पहला प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो आपको सभी को ही आता होगा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को माना जाता है मराठा राज्य का पहला प्रवर्तक। और दूसरा बाजीराव विश्वनाथ को, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। किसने ऑप्शन ए टिक किया है? ईमानदारी से बताएं, थंब इमोजी क्रिएट करें। क्या बात है, बहुत सारों ने ए टिक किया है, कुछ ने गलत भी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से दोस्तों वीडियो को करते रहें शेयर अपने सभी मित्रों में। सभी बच्चों को बता दें क्लास लाइव आ चुकी है। डेली 8 PM पर सबको जुड़ना है दोस्तों। डेली नया मॉडल पर पेपर मिलेगा दोस्तों। आप लोग ऐसे क्या करेंगे कि दिन में आप लोग अच्छे से अपने सभी सब्जेक्ट में एक बार के लिए रिवीजन कर लिया करें। फिर जब रात को 8 बजे तो आपको मॉडल पेपर सीरीज से जुड़ना है। और आप लोग जितना भी आपने पूरे दिन में जितना भी रिवीजन किया है वो आप इस मॉडल पेपर में अपना टेस्ट दिया करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है मित्रों, अलमट्टी बांध किस नदी पर है दोस्तों? गंगा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र बताएंगे क्या सही जवाब रहेगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी मित्र कमेंट सेक्शन में बताएं। अलमट्टी बांध स्थित है दोस्तों कृष्णा नदी पर दोस्तों। कौन सी? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। ए वाले गलत कर रहे हैं, सी वाले भी भाई गलत हैं और ये डी वाले भी गलत हैं। ऑप्शन बी जिसने टिक किया वो अपनी तैयारी बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। बहुत ही सही तैयारी जारी है, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। निम्न में से कौन भारत की उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है? काराकोरम रेंज, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज या फिर हिमालय पर्वत रेंज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी मित्र। निम्न में से कौन भारत की उत्तरी सीमा को परिभाषित करता है? काराकोरम रेंज, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज या फिर हिमालय पर्वत रेंज? वो है दोस्तों हिमालय पर्वत रेंज। कौन सी रेंज है? हिमालय पर्वत रेंज। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 422 वाले प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। इस प्रश्न का जवाब दे, 422 वाले प्रश्न का सभी मित्र जवाब दें। मैसेज बॉक्स स्टाइल में कितने बटन होते हैं? 6, 5, 3 या फिर 2? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैसेज बॉक्स स्टाइल में बटन होते हैं कितने? 6 बटन होते हैं दोस्तों। कितने? 6 बटन। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब मित्रों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार सा, तड़कता धड़कता, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है मित्रों? जल्दी से बता सभी बच्चे, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र इस प्रश्न का जवाब दे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप यहां पर देखिए, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस राज्य की जगह दोस्तों नदी है। यहां पर गलत टाइप हो गया, आप लोग यहां पर नदी समझेंगे। भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी,
गंगा नदी, मांडवी नदी या फिर सरस्वती नदी? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। ये स्थित है दोस्तों मांडवी नदी। दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएगा मांडवी नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? मांडवी नदी पर दोस्तों स्थित है। अगर दोस्तों यहां पर राज्य पूछता तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये मांडवी, ये है दोस्तों आपके कर्नाटका और गोवा के से होकर ये नदी गुजरती है दोस्तों। और अगर गोवा की बात करें तो गोवा में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? गोवा में इसको जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गोवा में इसको जीवन रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक और गोवा राज्य में स्थित है। कितना? 310 मीटर ऊंचाई में है दोस्तों। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से ये एक है जो 310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर से गुजरती है और गोवा में से जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह आया आपके सामने 424वां प्रश्न, बहुत ही शानदार सा। निम्न में से कौन सा शासक ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखता था? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह और सवाई मान सिंह? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताएं क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का जवाब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। जो भी बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। डी वाले भी गलत है भाई, बी वाले भी गलत हैं। कौन लिखता था? सवाई प्रताप सिंह दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह दोस्तों ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 425वां प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। 425 वाले प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला, जी हाँ दोस्तों, गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बच्चों को आना चाहिए। इजी से ही प्रश्न है। जो भी बच्चे करंट अफेयर से अपडेटेड हैं वो बच्चे जल्दी से क्रैक कर देंगे इस प्रश्न को। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा लखनऊ। क्या सही जवाब होने वाला है इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है कोलकाता में दोस्तों। किसमें? कोलकाता में। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार सा रीजनिंग का क्वेश्चन आया है दोस्तों। जल्दी से बताएं, जिस प्रकार फ्रेंड को GQJDOC में लिखा जाता है उसी प्रकार पीस को क्या रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दें सभी मित्र, जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा दें। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार फ्रेंड को GQJDOC में लिखा जाता है तो PEAC को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें, जल्दी से दोस्तों सीरीज को पकड़िए। इसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है जल्दी से बताएं। अगर आप लोग ध्यान से देखें मित्रों तो F के बाद G आ गया है, यानी कि +1 हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? F के बाद G आ गया, +1 हो गया है। और R से पहले क्या आता है? Q, अपन पढ़ते हैं ना QR, यानी कि 1 माइनस हो गया इसमें। पहले तो क्या हुआ? +1 हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? -1 हुआ है। अब उसके बाद I है, I के बाद क्या आता है? जल्दी बताएं, यानी कि +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 सीरीज पकड़ में आ गई है। तो आप स्टार्ट करिए दोस्तों लिखना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पहले मैं ये PEAC को लिख देते हूं। PEACE सीरीज पकड़ में आ गई ना? क्या हो रहा है? +1 -1 +1 -1। इसी सीरीज से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अब देखो, P में सबसे पहले हम क्या करेंगे? +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? E में -1 करेंगे तो हमें मिलेगा D, QD। ठीक है, QD किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहला ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गया। अब आगे बढ़िए। अब हम A में क्या करेंगे? हमने क्या किया? +1 -1। अब A में +1 वापिस करेंगे तो B हो जाएगा। A में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? B। उसी तरह C में -1 करिए तो वापिस क्या होगा? B। उसी तरह E में +1 करिए तो क्या होगा? F। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? QDBBF। QDBBF हमारा B ऑप्शन दिख रहा है मित्रों। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। किसने ऑप्शन बी ईमानदारी से बताइए टिक किया है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों थंब इमोजी क्रिएट करके बताइए किसने ऑप्शन बी टिक किया है।
अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां पर इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। वैसे दोस्तों नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों, इसमें सीरीज पता चल रही है हमें कि +1 -1 +1 -1 हो रहा है और कुछ नहीं है। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र, 427 प्रश्न का जवाब दें। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर कन्याकुमारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इजी सा प्रश्न है, सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, इजी सा प्रश्न है। ग्रेट निकोबार, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर कन्याकुमारी? सभी बच्चे जवाब दें, क्या सही ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर कन्याकुमारी? क्या सही जवाब रहेगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों ग्रेट निकोबार। क्या है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। किस किसने ऑप्शन ए टिक किया है? भाई जो बी टिक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सी वाले भी गलत कर रहे हैं, डी वाले भी गलत कर रहे हैं मित्रों। जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी है, साइंस से संबंधित है, बायो से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोशिका जिसको सेल बोलते हैं यानी सेल चैप्टर से संबंधित है, उस कोशिका का नाम बताइए जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब वो उपस्थित ही नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर इसिनोफिट्स? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। उस कोशिका का नाम बताइए जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी मित्रों का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चों को जुड़ना है, जल्दी जल्दी से वीडियो करते रहें शेयर। दोस्तों क्लास लाइव आ चुकी है, सभी मित्रों में शेयर कर दें। और मित्रों जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल से जल्दी जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको एसएससी जीडी से संबंधित क्लास देखने को मिलेंगी। मैं जल्दी क्लास लगवा दूंगा आप लोगों के लिए। उस कोशिका का नाम बताइए जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो वो कोशिका है लाल रक्त कोशिका। कौन सी है? लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 429वां प्रश्न देखिए, यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 429वां प्रश्न, इस प्रश्न की तरफ जवाब दें सभी बच्चे। निम्न में से वो किस राज्य ने रोजगार, यहां पे रोज नहीं है, 2 बार लिख गया है, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत ही शानदार सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है मित्रों। मैं जितने भी मॉडल पेपर करा रहा हूं उनके अंदर जितने भी करंट अफेयर्स अपने कवर हो रहे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अच्छे से याद रखना है उनको। उत्तराखंड पहला ऑप्शन है, उसी तरह से दूसरा ऑप्शन तेलंगाना है, तीसरा ऑप्शन पंजाब है, चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश है। जल्दी से बताइए, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, किसने किया दोस्तों? क्या सही जवाब रहेगा? यह दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों किसने? उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन ए। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं दोस्तों? जो भी मेरे मित्र ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मित्रों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोग ध्यान में एक चीज और रखें दोस्तों, तो वो चीज है दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया, एक चीज और बता देता हूं। ये हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना, पुष्कर सिंह धामी, जो पुष्कर सिंह धामी जी है ना, उन्होंने 9 अक्टूबर को ये लॉन्च किया दोस्तों। 9 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च किया है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अक्टूबर 2023 को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसका 430वें प्रश्न का जवाब दें। 430वें प्रश्न का सभी मित्र जवाब दें। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? जल्दी से बताएं। 430वें प्रश्न का जवाब दें। पहला ही ऑप्शन आपके इसमें वित्त आयोग, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इजी सा है, सभी बच्चे जवाब दें। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन अपनी राय देता है दोस्तों? जल्दी से बताएं, कौन देता है दोस्तों?
वो है दोस्तों वित्त आयोग। कौन कौन ऑप्शन ए टिक करें भाई, ईमानदारी से बताएं किसने ऑप्शन ए टिक किया है। जो भी मेरे मित्र ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बी वाले गलत है भाई, डी वाले भी गलत है, सी वाले भी गलत हैं। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मित्रों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। इस प्रश्न का जवाब है 431वां। यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जवाब देंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी चक्कर में प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। पहला ऑप्शन देता हूं आपके लिए राजस्थान, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब और चौथा बिहार। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। जल्दी से दोस्तों सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छी लग रही है तो। जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं वो अपने सभी मित्र को वीडियो को शेयर करते रहें। हमारा आज 13वां मॉडल पेपर है मित्रों। कितना, कौन सा मॉडल पेपर है, 13वां। धुआं धुआं कर दो दोस्तों, क्लास बहुत शानदार है दोस्तों, सभी बच्चों में शेयर कर दो। तो राजस्थान में भारत में राष्ट्रपति शासन राज्य में पहला लगाया था पंजाब में दोस्तों। किस राज्य में सबसे पहले लगाया गया, पंजाब राज्य में। और कब लगाया, आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे मित्रों, डेट भी पूछी जाती है। 17 जुलाई 1951 में। कई जगह 52 भी दे रखा है लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 17 जुलाई 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये वाले गलत कर रहे हैं। अब मुझे कमेंट्स करके सभी बच्चे बताएंगे कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। सभी मित्रों का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। 431वें वाले प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे कि सर जी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन इतने बार लगाया, कितने बार लगाया, आप लोग कमेंट करें। सभी बच्चों का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है, सभी बच्चे इस प्रश्न का भी जवाब दें। हाल में ही किस राज्य ने ललित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है। बहुत ही शानदार करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। मणिपुर, गुजरात, केरल या फिर असम। हाल में ही किस राज्य ने लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों, जल्दी से बताएं। वो है दोस्तों असम राज्य सरकार ने। किसने, असम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अनावरण किया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बच्चे, वो गलत कर रहे हैं भाई। बी वाले भी गलत कर रहे हैं, सी वाले भी गलत कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन इस प्रश्न का डी सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। फलों के अध्ययन से, रेशम के कीट से, नदियों के अध्ययन से या फिर कीट विज्ञान से। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। फलों के अध्ययन से, रेशम के कीट से, नदियों के अध्ययन से या फिर कीट विज्ञान से। इनका संबंध है दोस्तों कीट विज्ञान से। किससे संबंध है, कीट विज्ञान से। ऑप्शन डी ही इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। यह भी आपके करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको इस मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी और आपके लिए मैं वहां पर क्विज भी लगाता हूं। आप लोग वहां पर भी रेस्पॉन्स किया करें। क्वेश्चन नंबर 434 देखिए। हाल में ही यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को धरोहर, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है दोस्तों। कमेंट करके बताएं। मैं क्वेश्चन वापिस बोल रहा हूं। हाल में ही यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, दूसरा है लिंगराज मंदिर, तीसरा है होयसल मंदिर, चौथा है कामाख्या मंदिर। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। हाल में ही यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। कौन कौन सही ऑप्शन टिक कर रहा है, थंब इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में। क्या बात है, बहुत सारे गलत भी टिक कर रहे हैं भाई, सही ऑप्शन टिक करिए, जल्दी से बताएं। वो है दोस्तों होयसल मंदिर। जी हां दोस्तों, होयसल मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, जो कर्नाटक में है मित्रों। कहां पर है ये, कर्नाटक में है। कर्नाटक बेंगलोर में, ध्यान रखेंगे।
सी ऑप्शन ही इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे वीडियो का आ गया है अंतिम सा प्रश्न, यानी 435वें प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी दोस्तों? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष? सभी मित्रों ऑप्शन 435 का जवाब कमेंट सेक्शन में दें। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 6 वर्ष की या 8 वर्ष की? इनको जेल हुई थी दोस्तों 6 वर्ष की। किस किसने ईमानदारी से बताएगा, किस किसने ऑप्शन डी टिक किया? थंब इमोजी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो ऑप्शन डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने कितने मॉडल पेपर आज को मिलाकर हमारा 13 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने मॉडल पेपर? 13 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और इन सभी 13 मॉडल पेपर को मिला के हमारे क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए 435। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 435। और अभी 3 दिन 4 दिन और बाकी हैं, 4 दिन और बाकी हैं, गिने चुने 4 दिन बाकी और हैं, उसमें और जोड़ लीजिए 100, 150, 200, 250 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए। अगर आपको काउंट करा जाए कम से कम 600, 650 के समथिंग आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन देखकर एग्जाम में चले जाते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। आप लोग दिन में करेंगे पूरा रिवीजन और रात को मॉडल पेपर जो भी अपलोड होगा उसमें आप लोग देंगे अपना टेस्ट। तो कितना आसान है ना, आप लोग दिन में रिवीजन कर लेंगे और रात को जैसे ही मॉडल पेपर आएगा आप लोग उसमें अपना टेस्ट देंगे, अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे कि आपने कैसी तैयारी कंप्लीट करी है। एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों बात, जो भी एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको उससे संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, जल्दी क्लासेस उसके लिए अपलोड हो जाएगी। और मित्रों इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करें दोस्तों। किसी भी प्रश्न का डाउट होता है मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आते हैं कि सर जी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जल्दी से जुड़िए मेरे इस चैनल से। ये लोगो आपके सामने दिख रहा है ना, यही मेरे टेलीग्राम का लोगो है, चैनल का लोगो है। आप लोग जुड़िए, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और मैं आपके लिए क्विज नोट्स भी लगाता हूं, तो आप लोग वहां पर भी क्विज का रेस्पॉन्स किया करें। जो लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और वीडियो लगता आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को करें लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को करें अपने सभी मित्रों में शेयर। दोस्तों कल मिलते हैं एक और नए धमाकेदार मॉडल पर। डेली 8 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।